यूक्रेन से अभी भारत लौटे हैं राशिद अशरफ इरफानी और अभी आज ये अपने घर पर पहुँचे हैं और इनका जो घर है वो मधुबनी ज़िला पंडौल प्रखंड के मोहन बढ़ियाम गांव में है। हम इनसे ही जानना चाहेंगे इनकी ज़ुबानी कि वहाँ की क्या हालात है और क्या सिचुएशन है वहाँ की, और जब ये लोग यूक्रेन में थे तो कैसे क्या हुआ, इन लोगों को क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा और कितनी परेशानी झेल कर ये अपने गांव तक आए हैं। कल जो है एक भारतीय छात्र की भी मौत हो गई, तो कहीं ना कहीं जो है जो हालात जिस तरह से बताए जा रहे हैं ऐसा लगता है कि यूक्रेन और रूस दोनों के बीच में जो है अभी भी जंग जारी है। मैं MBBS की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन गया हुआ था। वहाँ यूनिवर्सिटी थी विनित्सिया नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, शॉर्ट फॉर्म में VNMU। तो मैं वहाँ अभी पढ़ाई कर रहा था, फर्स्ट ईयर में ही हूँ मैं अभी, सेकंड सेमेस्टर। यूक्रेन के किस शहर में थे आप? शहर का नाम भी विनित्सिया ही है। विनित्सिया जी। और उसी नाम से यूनिवर्सिटी है। अच्छा। VNMU। अच्छा, वहाँ आप MBBS कर रहे हैं? जी, फर्स्ट ईयर का मैं स्टूडेंट हुआ अभी, सेकंड सेमेस्टर में। अच्छा, तो जब युद्ध छिड़ा यूक्रेन और रूस के बीच तो आप वहाँ पर क्या सिचुएशन था उस वक्त, स्टूडेंट के अंदर क्या कुछ था और जो है कैसा माहौल था वहाँ? देखिए, ये बॉर्डर वाली लड़ाइयाँ तो चल रही हैं इनकी पहले से, ठीक है, लेकिन 24 तारीख को ऐसा हुआ कि सुबह सुबह हम लोगों को पता चलता है कि कीव में हमला हो गया है। क्योंकि 24 को हमारे 2 दोस्त गए हुए थे कीव फ़्लाइट पकड़ने के लिए, तो उनको एयरपोर्ट से लौटा दिया गया क्योंकि कीव के एयरपोर्ट के पास में ही हमला हुआ था। और उन लोगों ने बताया कि यहाँ पे हम लोग फंस गए हैं, ट्रेन बंद हो चुकी है, मार्शल लॉ लग चुका है और इमरजेंसी वगैरह मतलब लग चुकी है, जो किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा है। तो उस दिन के बाद से फिर उसके बाद सब लोग सुपरमार्केट की तरफ भागे कि जल्दी जल्दी सामान इकट्ठा किया जाए अगर रहना है कुछ खाने के लिए। तो पैनिक सिचुएशन तो उसी दिन क्रिएट हो गई थी। और उसके बाद से फिर दिन में लगातार घंटे भर में, कभी आधे घंटे में सायरन की आवाज़, जिससे एयर रेड सायरन जो होती है, कभी एयरक्राफ्ट गुजरा, कभी आसपास के 70-80 किलोमीटर के इलाके में अगर किसी वेयर हाउस को उड़ा दिया गया, जिसकी आवाज़ हमें सुनाई देती थी, आर्टिलरी की बड़ी साफ़ आवाज़ सुनाई देती थी। तो इन सब सिचुएशन की वजह से काफ़ी पैनिक सिचुएशन तो था स्टूडेंट्स में, और पैनिक सबसे ज़्यादा बढ़ जाता था रात में, क्योंकि रात में हम लोगों को, बीच रात में हम लोग को अगर सायरन बजा तो हम लोग को यूनिवर्सिटी के बंकर या शेल्टर कह लीजिए आप उसको, उसमें हम लोग को भागना पड़ता था। अच्छा, तो सायरन बजता था तो आप लोग शेल्टर में जाते थे? हाँ, सायरन बजता था एयर रेड का। मतलब डर का जो माहौल है वहाँ स्टूडेंट के बीच हमेशा जो है बना रहता था? बिल्कुल, अभी 24 तारीख के बाद से लगातार बना हुआ था। 24 तारीख के बाद से हम लोग सोते भी नहीं थे पूरा, हम लोग बारी बारी में करके सोते थे। जैसे आधे लोग अभी सोए, मतलब हम लोग का जैसे दोस्तों का ग्रुप था, तो आधे लोग अभी सोए, आधे लोग जब हम लोग उठेंगे तो सोएंगे। इसलिए करते थे ताकि अगर सायरन बजे तो बताने वाला रहे कि हाँ बज रहा है, निकलना है। हम लोगों ने बैग वगैरह पैक किए हुए थे, सिर्फ जूता भी पहन के हम लोग सोते थे, और बस जैसे सायरन बजता था हम लोग निकल जाते थे यूनिवर्सिटी के शेल्टर में। कब आपको लगा कि नहीं अब यूक्रेन से निकलना चाहिए क्योंकि हालात जो है बेकाबू हो रहे हैं? ये चीज़ तो हमको 24 को जिस दिन हमला हुआ उसी दिन सब लोगों को लग गया, क्योंकि एक बार हमला हो गया, एयर स्पेस जैसे ही बंद हुआ तो घबराहट वही होगी कि एयर स्पेस बंद हो गया, अब कोई ना फ्लाइट आ सकती है ना जा सकती है। तो वही हो गया कि एयर स्पेस अब खुलेगा कब। तो इसलिए था कि जल्द से जल्द हम लोग इवैक्यूएट बस हों, यहाँ से निकलें। अच्छा, तो आप लोग यूक्रेन से कब निकले? यूक्रेन से तो हम लोग अभी कह लीजिए कि 27 तारीख हर दिन हम लोग को ऐसे कुछ ना कुछ न्यूज़ मिलती थी कि आज बस आएगी, आज ट्रेन आएगी। कितनी बार हम लोग रेलवे स्टेशन जाके हम लोग लौटे क्योंकि ट्रेन में हम लोग को बैठने नहीं दिया गया, ठीक है, बॉर्डर पे जाने के लिए। तो लास्टली तो इस बीच में क्या आपने भारतीय एम्बेसी से आप लोगों ने संपर्क? भारतीय एम्बेसी से हम लोगों ने संपर्क किया। भारतीय एम्बेसी का है कि मतलब रिस्पांस नहीं मिल पाता था हम लोगों को टेलीफोन पे। अभी इवैक्यूएशन के टाइम बहुत अच्छा रिस्पांस था उन लोगों का, रोमानिया के बाद, ठीक है, लेकिन उस टाइम हम लोगों को रिस्पांस नहीं मिला। फंसे रहे तो रिस्पांस नहीं मिल पाता था। तो फाइनली आप लोगों ने ये मन बनाया कि अब यूक्रेन से निकलना है। तो वो आप यूक्रेन से निकले या फिर गवर्नमेंट इसमें कोई मदद किया? देखिए, हम लोग जो बॉर्डर तक पहुँचे अपने शहर से, विनित्सिया से। जी, किस बॉर्डर तक? रोमानिया के बॉर्डर तक। तो वहाँ तक पहुँचे हम लोग, हमारे सीनियर्स थे, उन लोगों ने बस का इंतज़ाम करवाया। और सिर्फ एक सीनियर ने नहीं, सारे सीनियर्स ने मिलके जैसे जैसे बस का इंतज़ाम करवाया, और कॉन्ट्रैक्टर वगैरह भी थे उन लोगों ने भी, और उससे हम लोग अपना पे करके गए। मतलब हम लोग तो कितना किलोमीटर आप यूक्रेन से रोमानिया तक गए? देखिए, हमको एग्जैक्ट किलोमीटर नहीं पता है, लेकिन कुछ 450-500 किलोमीटर है वहाँ से, हमारे शहर से रोमानिया का बॉर्डर। तो आपने खुद बस अरेंज किया था स्टूडेंट? हाँ, स्टूडेंट मिलकर। पैसा भी आपने खुद? हाँ, पैसा भी हम लोगों ने खुद ही दिया था। फिर रोमानिया आप कब पहुँचे?
रोमानिया हम लोग 7-8 घंटा ट्रैवल करने के बाद बस से हम लोग पहुँचे। 28 तारीख को नेक्स्ट डे। हाँ, नेक्स्ट डे मतलब जिस दिन हम लोग चले थे शाम को हम लोग शायद 3:30 या 4 बजे चले थे। बस हम लोग की खुली थी हम लोग के शहर से, और उसके 7-8 घंटे रात के 2:30-2 बजे के आसपास, कह लीजिए कि 2 या 2:30 बजे के आसपास हम लोग पहुँचे वहाँ। फिर वहाँ से हम लोग जो हम लोग पहुँचे वो बॉर्डर से काफ़ी थोड़ा सा पीछे था, क्योंकि बहुत सारी बसें लगी हुई थी, लोकल लोग को निकलना था वहाँ से, तो 7-8 किलोमीटर पीछे लगी थी। फिर वहाँ से हम लोगों ने अपना लगेज उठाया और फिर वहाँ से पैदल ही चलते बने बॉर्डर। किलोमीटर पैदल? लगभग 8 रहा होगा, 8 किलोमीटर या 9 किलोमीटर कह लीजिए। अच्छा, तो आप रोमानिया में किस जगह पर पहुँचे? रोमानिया में तो हम लोग पहले रोमानिया बॉर्डर पे, पहले तो बॉर्डर पे गए हम लोग, जो यूक्रेन बॉर्डर पहले क्रॉस करना था, उसके बाद रोमानिया। तो यूक्रेन बॉर्डर क्रॉस करने में तो ही बहुत ज़्यादा दिक्कत आई, और अभी भी जो भी दिक्कतें आ रही है, जो भी आप लोग सुन रहे हैं दिक्कतों का, वो यूक्रेन बॉर्डर पे ही है, जो यूक्रेन रोमानिया बॉर्डर जो है। बच्चे रोमानिया आ रहे हैं उनको अब खतरे की कोई बात नहीं, जो रोमानिया पहुंच चुके हैं वो सेफ़ है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी भी जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं, हाँ, उनकी हालत क्या है? अभी जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनके लिए तो गवर्नमेंट ने भी अब कह दिया है कि अब जल्द से जल्द निकले, और बच्चों की हालत अब जो फंसे हुए हैं उनकी और ख़राब है, क्योंकि अब मतलब ओपन जगह पे भी बॉम्बिंग वगैरह हो रही है। तो रोमानिया में आप बुखारेस्ट में थे? रोमानिया में हम लोगों को सबसे पहले तो बॉर्डर पार पे रिलीफ कैंप वगैरह था, जहाँ हम लोगों को खाने का और मेडिकल वगैरह जो भी सिम वगैरह दिया गया। वहाँ से हम लोग को बस से ले जाया गया बुखारेस्ट। 8 घंटे का हम लोग का बस का सफ़र था। बुखारेस्ट में शेल्टर था, जो रोमानिया गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट और वहाँ के NGO वगैरह को सब लोग का कोऑर्डिनेटेड था। वहाँ काफ़ी अच्छा इंतज़ाम था। वहाँ सोने के लिए हम लोग को दिया गया गद्दा, कंबल, सब कुछ दिया गया, खाने पीने की सारी इंतज़ामात थी। तो वहाँ हम लोग थोड़ा रिलैक्स कर पाए, बाकी तो हम लोग पूरा भागते ही फिर एक तरीके से। अच्छा, तो कब आप फ्लाइट पकड़े वहाँ से बुखारेस्ट से? बुखारेस्ट से तो हम लोग कल पकड़े फ़्लाइट। हाँ, कल हम लोग सुबह की फ़्लाइट थी हम लोगों की, 11:30 का टाइम था। वो 15-20 मिनट ज़रूर लेट हुआ। आप दिल्ली कब पहुँचे? दिल्ली हम लोग 5.5 घंटे की हम लोग की फ़्लाइट थी, 5 घंटे 35 मिनट की। तो हमको एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, 10:30 के आसपास हम लोग पहुँचे थे, कुछ ऐसा। और आज आप अपने घर पे? हाँ, तो आज हम लोग। ये बताइए कि बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ जाते हैं यूक्रेन में MBBS करने के लिए, क्या बजट पड़ता होगा उन लोगों का? आप लोग का देखिए, पूरा फुल बजट अगर देखा जाए, बजट अगर देखा जाए 6 साल का, अगर सब कुछ मिला लिया जाए, अगर हम लोग छुट्टी का टिकट वगैरह भी मिला लें, तो 45 to 50 लाख के आसपास सबका पड़ता है। 50 लाख पड़ जाए? हाँ, उसमें हॉस्टल, एकोमोडेशन, खाना पीना, इवन आप कह लीजिए कि टिकट वगैरह भी कह सकते हैं, अगर एक नॉर्मल तरीके से देखा जाए। बाकी बढ़ने के लिए और भी बढ़ सकता है, यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। तो आप लोग जो आए हैं तो वो सरकार द्वारा कोई स्पेशल फ़्लाइट था या फिर क्या? जी, हम लोग जो आए हैं, मतलब हमारी अगर हम बात करें तो एयर इंडिया थी, बोइंग की कोई फ़्लाइट थी एयर इंडिया में, वो गवर्नमेंट अरेंज्ड ही थी, उसमें हम लोग का कोई पैसा नहीं लगा है। और रोमानिया बॉर्डर से पहुंचने के बाद जो भी अरेंजमेंट थी वो गवर्नमेंट की ही थी, वो इंडियन गवर्नमेंट और रोमानिया गवर्नमेंट और NGO वगैरह के मिक्स के हैं। ये यहाँ फ़्लाइट तो सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट की है, तो ये सारी इंतज़ाम जो है इंडियन गवर्नमेंट ने ही करवाए थे। इंडियन गवर्नमेंट को और बिहार गवर्नमेंट को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन लोगों ने इंतज़ाम करवाया और हमें सेफली पहुँचाया। रही बात जो बचे हैं, हम उसके बाद ये भी अपील करना चाहेंगे गवर्नमेंट से कि जो भी बच्चे फंसे हैं, खास करके जो वॉर जोन एरिया है, खार्किव और कीव, वहाँ ज़्यादा खतरा है, उनको जल्द से जल्द कैसे भी करके उनको निकाला जाए, क्योंकि वहाँ ज़्यादा टेंशन है। और जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे फंसे हुए हैं, हम उनको यही कहेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट थोड़ा सा लेट एक्शन हुआ है, जो होना चाहिए था थोड़ा जल्दी, लेकिन अब जो हो रहा है वो कारगर हो रहा है काम। कल भी एक स्टूडेंट जिसको गोली लगने की खबर है, एक स्टूडेंट जो है वहाँ पर मारे गए हैं। वही तो हम कह रहे हैं कि खार्किव वो एरिया है जहाँ ये हुआ है, तो इसलिए वहाँ के स्टूडेंट को जल्दी निकाला जाए। है और भी स्टूडेंट वहाँ हो सकते हैं? हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट हैं वहाँ, यूनिवर्सिटी है खार्किव की, तो स्टूडेंट तो होंगे ही ना। सरकार को क्या कहना चाहेंगे खार्किव को लेकर? सरकार को हम यही कहना चाहेंगे कि खार्किव, कीव और जो भी वॉर जोन में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, जितने भी स्टूडेंट फंसे हैं, उनको अब जल्द से जल्द निकालने का काम चालू किया जाए, क्योंकि इधर के स्टूडेंट के रेस्क्यू अब आसानी से हो रहे हैं। लोगों को पता भी चल गया अब कैसे कहाँ जाना है, लेकिन वो लोगों का कुछ रास्ता नहीं बन रहा है, वो लोग की जान अभी भी खतरे में है। तो हम चाहेंगे कि मीडिया कर्मियों से और आप लोगों से भी कि आप लोग इस चीज़ को प्रेशराइज़ कीजिए कि जल्द से जल्द वो खार्किव और वॉर जोन के जो स्टूडेंट हैं उनको निकाला जाए, क्योंकि उनकी जान अभी खतरे में है।